मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ये 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस इस पर बहुत ज़्यादा सेट रहता है और आपको नीट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका जो यूज़ है न्यूमेरिकल्स पर्पस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको बहुत अच्छे से माइन्यूटली इसको समझने की कोशिश करो और मेरा सजेशन तो ये है कि आप जब भी क्लासेस को देखो तो आप पेन पेपर लेके ज़रूर बैठो और आपको अलग से नोट्स बनाने की या उसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मटेरियल जो कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है वो इनफ है आपके 12th एग्ज़ाम के लिए। तो बर्ड सवार्ट लॉ में कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा है कि ऑस्टेड ने कहा है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो ये कितना बनता है? अगर मान लो कोई कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है और वो मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? क्या बिल्कुल इस तार से सटे हुए कंडक्टर के, या फिर सम डिस्टेंस पे, या क्या जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, उसका जो स्ट्रेंथ है किस रेट में घटता है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ जो भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा और जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो सारा चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ऑस्टेड ने पहले कह चुका है कि इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, अब कह रहा है कि दिस लॉ डिटरमिन्स, ये जो लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये लॉ एक्चुअली करता क्या है? ये डिटरमिन करता है किसको? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। क्योंकि ऑलरेडी ऑस्टेड ने ये कह चुका है, प्रूफ कर चुका है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बट वो कितना बनता है, वो वैल्यू कैसे डिटरमिन किया जाए, ये बर्ड सवार्ट लॉ इसको डिटरमिन करता है। डिटरमिन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ये बर्ड सवार्ट्स लॉ इस चीज के बारे में बताता है। तो बर्ड सवार्ट्स ने दोनों मिल करके ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कई एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वह अपने कंक्लूजन में पहुंचा। क्या पहुंचा? कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB ड्यू टू कंडक्टर एलिमेंट dl डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे कुछ चीज़ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जो किसी भी शेप का हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर है हमारा, दिस इज कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में करंट I फ्लो करता है, I फ्लो करता है, वो बिल्कुल इस सर्किट में होते हुए करंट I यहाँ से प्रवाहित होता है, फ्लो करता है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये तो हम जानते हैं, बट कैसे इसको डिटरमिन करना है? तो इसके लिए हम लोग करते क्या, पूरे कंडक्टर पर हम लोग बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं हम लोग, उस कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और इस एलिमेंट का जो लेंथ है उस लेंथ को हमने dl ले लिया। एक जो कंडक्टर है, वायर है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, हमने उस एलिमेंट का लेंथ जो है dl ले लिया। और करंट चूंकि इस पूरे में सर्किट में I फ्लो करता है और करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो छोटा अगर एलिमेंट लेंगे तो बहुत छोटा एलिमेंट लेने का मतलब है कि उसको लाइकली टू बी स्ट्रेट मान सकते हैं। कंडक्टर है वह बिल्कुल कर्व टाइप का होगा, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो अगर बहुत छोटा सा एलिमेंट लेंगे, दैट वेरी एलिमेंट विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रेट, बिल्कुल इसको हम स्ट्रेट मान सकते हैं। और इस कंडक्टर एलिमेंट से यानी dl से सम डिस्टेंस किसी भी जगह, अब कोई जरूरी नहीं है कि हम ये पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर
हमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करना है। तो मान लिया कि यहाँ एक पॉइंट हमारा P है, इस P पॉइंट पर हमें इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। चूंकि हमने ये छोटा सा एलिमेंट लिया है dl, बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है कंडक्टर का, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत छोटा होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन तो B होता है, लेकिन बहुत छोटा की अगर बात करते हैं तो इसमें हमने D लगा दिया, dB कर दिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटा है। बहुत छोटा का मतलब यहाँ पे D लगा दिया। अब इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड यानी छोटे से एलिमेंट के कारण निकालना है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस हमने, डिस्प्लेसमेंट हमने r रख लिया, डायरेक्ट डिस्टेंस हमने यहाँ r कर दिया। अब ये कंडक्टर के साथ ये जो हमारा छोटा सा एलिमेंट का जो लेंथ है, जिसको हम स्ट्रेट मान सकते हैं, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है उसके बीच, उस डायरेक्शन के बीच, ये डायरेक्शन और ये जो हमारा एलिमेंट है इसके बीच का एंगल हमने कंसीडर कर लिया थीटा। अब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड, P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड dB का वैल्यू होगा, तो इन दोनों ने, बायट सवार्ट्स ने लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट डिफरेंट स्टेजेस में करने के बाद उन्हें जो कंक्लूड मिला, वो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये मिला कि एक छोटे से एलिमेंट dl के कारण किसी भी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा वैल्यू के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB का वैल्यू इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कहता है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dl, यानी लेंथ जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी उतना ही बड़ा होगा। नेक्स्ट कह रहा है dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, यानी करंट का मैग्नीट्यूड जितना बढ़ा दोगे उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट कहता है dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, यानी जिधर की तरफ करंट एलिमेंट है, करंट फ्लो करता है, और जो डायरेक्शन है हमारा, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दोनों के बीच जो एंगल होगा उस एंगल के साइन फंक्शन का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और लास्ट होता है कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, इन सारे फैक्टर्स को हम लोग एक जगह कंक्लूड करके एक साथ अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से कि जो dB है, ये dB प्रोपोर्शनल हो जाएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और अगर हमें इसको इक्वल करना है तो कुछ कांस्टेंट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर दिया, ये dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये एक तरह से छोटे से एलिमेंट के कारण हमने एक एक्सप्रेशन यहाँ लाया। यहाँ पे जो हमने k लाया, इस k को हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, और उसका भी एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू और इसका SI यूनिट दोनों देखते हैं हम लोग। k को हमने कहा कि k जो हमने लाया वहाँ पे, तो k को हम लोग कहते हैं k वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना। और इसका जो वैल्यू होता है, वैल्यू जो निकाला गया है वो निकाला गया म्यू नॉट अपॉन 4 तो बच्चों यहाँ पे आपको तो 4 तो समझ में आ रहा है, बट ये जो म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट थोड़ा सा एक नया टर्म हम लोग यहाँ यूज कर लिया। तो म्यू नॉट के बारे में कहा जाता है कि जो म्यू नॉट है, उस म्यू नॉट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेयर म्यू नॉट, ये बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। फ्री स्पेस या वैक्यूम का ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है। क्योंकि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि मैग्नेटिक जो फोर्स का स्ट्रेंथ होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है, वो उस मीडियम में कितना पेनिट्रेट कर सकता है, यानी वह मीडियम से होते हुए कितना वो अपना ये स्ट्रेंथ को लगा सकता है, या यूं कहो
कि वो कितना उसको भेद करके जा सकता है। इसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कहते हैं। और चूंकि फ्री स्पेस या वैक्यूम का है तो उसके लिए हम लोग म्यू नॉट लेते हैं। और अगर कोई मीडियम का रहता है अपार्ट फ्रॉम फ्री स्पेस या वैक्यूम तो हम लोग म्यू एम लेते हैं या सिंपली म्यू लेते हैं। तो ये हो गया फ्री स्पेस, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके आजू बाजू में कुछ नहीं है, मतलब ये हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर से r डिस्टेंस पे ये पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का पता करना है। तो इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो एयर है या फ्री स्पेस है, कुछ नहीं है, वैक्यूम है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे म्यू नॉट लेते हैं। तो ये म्यू नॉट का वैल्यू हो गया, मान हो गया। अब इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है म्यू नॉट का वो होता है 4 पाई 10 पावर, म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है ये होता है 4 पाई 10 पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, या इसी को हम लोग वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स कहते हैं। तो चूंकि ये वैल्यू आपको कभी कभी 12th एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये पूछा भी जाता है, कभी कभी इसका असाइनमेंट्स वगैरह पूछ दिया जाता है, तो उसको भी ख्याल रखना है कि ये वैल्यू हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं जो आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। अभी हम लोगों ने कहा कि ये जो dB होता है, dB ये होता है K और ये आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर है। इस K को हमने रख दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर है और इधर की तरफ dB है। अगर हमें इसका यूनिट जानना है, अगर हमें इसका यूनिट पता करना है म्यू नॉट का, तो हम लोग म्यू नॉट को अगर रखते हैं यहाँ पे इधर की तरफ तो सारे वैल्यूज को इधर करते हैं हम लोग, सारे वैल्यूज इधर करेंगे तो dB ऑलरेडी है, r स्क्वायर इधर आ जाएगा आप, उसके बाद ये I हो जाएगा, ये dl हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा और इधर की तरफ रह गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी कह सकते हैं, या 4 पाई को चाहो तो आप इधर फेंक दो 4 पाई को, नोमीटर यूनिट लेस होता है वो। अब यहाँ अगर यूनिट की बात करेंगे, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है। तो dB यानी मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग क्या लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, इसका टेस्ला लेते हैं। उसके बाद यहाँ r स्क्वायर है यानी डिस्टेंस मीटर स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड अमॉन करंट का एम्पियर होता है, करंट का यहाँ पे एम्पियर होता है और यहाँ पे dl लेंथ है, लेंथ को मीटर में नापते हैं हम लोग, साइन थीटा का होना ही नहीं है, तो ये मीटर और मीटर तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या रह गया, टेस्ला, एक मीटर ऊपर बच गया, ये एम्पियर को ऊपर कर देंगे तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स हो जाता है। तो म्यू नॉट का जो वैल्यू है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स हो जाता है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा एक वेबर पर आता है। तो वेबर पर जो उसका वैल्यू होता है बच्चों, तो ये वैल्यू हम लोग डिटरमिन करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में जब जाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि ये वेबर क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो किसी सरफेस में पड़ता है, दैट वेरी काउंटिंग को हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। तो वो फ्लक्स पर यूनिट एरिया में जो वैल्यू होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो उसको वेबर लेते हैं और एरिया को तो मीटर स्क्वायर कहते हैं, और ये बी का यानी मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला हो गया। तो अगर हम यूँ कहें कि टेस्ला का वैल्यू वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर है, तो अब वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर देखते हैं, जैसे ये हमारा वैल्यू है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। टेस्ला के लिए हमने क्या कर दिया, और वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर कर दिया। यहाँ मीटर है और एम्पियर इनवर्स है, एक मीटर यहाँ से कैंसिल कर दो तो ये क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। ये मीटर अप करेंगे तो मीटर इनवर्स होगा और ये एम्पियर इनवर्स होगा। तो यानी दूसरा यूनिट हमारा वेबर, मीटर इनवर्स और एम्पियर इनवर्स भी होता है। तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए, और इसके बिना चूँकि कभी कभी ये यूनिट्स आपको पूछा जाता है, तो उस हालत में अगर यूनिट्स अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप ज़रा सी गलती से आपका वैल्यू गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये भी याद रखना है कि वैल्यू कैसे निकलता है। अगर आपको याद रखना दिक्कत है तो आई थिंक कि ये फार्मूला आपको पता है, इस फार्मूला के हिसाब से आप इस वैल्यू को आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू
किसी भी पॉइंट पर। तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में देखने से पहले थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट कर देते हैं। एनबी में कर देता हूं। जिसे हमने कहा कि एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया था, कंडक्टर का छोटा सा एलिमेंट लिया था, और ये हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमें पूरे कंडक्टर का लिखना है कि कोई एक कंडक्टर है, उसका लेंथ कुछ स्पेसिफाइड मेंशन कर दिया जाए कि इसका लेंथ इतना है, तो उस पूरे लेंथ के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे बन सकता है, तो उसके लिए हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो dB का तो b हो जाने का है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसके साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन को भी हम रख सकते हैं आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक तो ये वैल्यू हम रख सकते हैं। दूसरा है इसका वेक्टर फॉर्म। कभी कभी चूंकि इसको हमको वेक्टर फॉर्म में भी पूछा जाता है, और वेक्टर फॉर्म में हमें इसको याद रखना पड़ता है, और वेक्टर फॉर्म में ये वैल्यू कभी ऑब्जेक्ट में भी सेट कर दिया जाता है कि बायट सवार्ट फॉर्म का जो वेक्टर फॉर्म है वो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट सवार्ट्स लॉ। तो कोई खास बात नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा इस फिगर को यहाँ मैं स्केच आउट करता हूँ। यह हमारा छोटा सा एलिमेंट है डीएल, और इसमें करंट जो फ्लो करता है, करंट का यहाँ पे जो फ्लो है ये फ्लो आई है करंट का इधर की तरफ, और यहाँ से हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है इधर की तरफ यहाँ पे, और इस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करा है कि कितना होगा। इस डिस्टेंस को आर लिया था हमने, और ये जो एंगल लिया था इस एंगल को हमने थीटा कहा था। तो अब हम लोगों ने बायट सवार्ट्स लॉ में देख चुका है कि अगर कंडक्टर में करंट अगर फ्लो करता है तो फ्लो के डायरेक्शन में हम लोग राइट हैंड का थंब रखते हैं। जैसे राइट हैंड का थंब रख दिया हमने, और राइट हैंड के थंब को रखने के बाद 4 फिंगर को अगर हम कर्ल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होता है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इसका बिल्कुल इनसाइड होगा, और इसके कंडक्टर के चारों तरफ होगा। ये कंडक्टर के चारों तरफ होगा, ये इस तरह से उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो जो है हम लोग ऑलरेडी एम्पियर्स वी नो स्विमिंग रूल से जानते, स्नो रूल से भी जानते हैं। कंडक्टर के तरफ जिधर की तरफ करंट फ्लो करता है राइट हैंड का थंब रख दो और 4 फिंगर को आप बेंड करो, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो ऑलरेडी मेंशन है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। अब इसको हमें वेक्टर फॉर्म में बताना है। तो हम लोग करते कि ये छोटा सा एलिमेंट है जो हमने करंट कंडक्टर का लिया है, तो इसमें करंट जिसमें फ्लो करता है कंडक्टर का, इस छोटे से एलिमेंट को करंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। करंट के साथ मल्टीप्लाई, तो करंट एक डायरेक्शन को बताने की कोशिश करता है। और वैसे अगर सिंपली डीएल लिखते हैं तो डीएल इज द लेंथ। लेंथ की बात करेंगे तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। लेंथ अगर बोलते हैं किसी का तो ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन लेंथ में अगर डायरेक्शन मेंशन कर दिया जाए तब वो वेक्टर होगा। तो अगर हमने करंट से उसको मल्टीप्लाई करा और इसमें एरो डाल दिया, चूंकि करंट पे एरो डाल नहीं सकते चूंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट जस्ट एक इस पोर्शन में बता रहा है कि इसका करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो ये डायरेक्शन बताने का काम करा। और डीएल ये वैल्यू हमने यहाँ पे इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा। तो आई डीएल को हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो शब्दों को थोड़ा जानना है, इसका नाम है करंट एलिमेंट। और सिंपली अगर डीएल लेंगे तो इसको बोलते हैं कंडक्टर एलिमेंट, तो इसका नाम है कंडक्टर एलिमेंट। तो ये हो गया कंडक्टर एलिमेंट, और करंट से मल्टीप्लाई करा तो इसका नाम हो गया करंट एलिमेंट। तो अब करंट एलिमेंट के तरफ अगर हम थंब रखते हैं तो ये उसका जो डायरेक्शन है इनवर्ड हो जाएगा। तो इनवर्ड होगा तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे कहते हैं, जैसे वेक्टर फॉर्म में अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर होता है तो हम लोग प्री फैक्टर में राइट हैंड रखते हैं, प्री फैक्टर में राइट हैंड का 4 फिंगर्स रखते हैं, 4 फिंगर्स रखते हैं जिधर की तरफ है। मान लो ये इधर हमारा ए है और इधर की तरफ हमारा बी है, और दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी करेंगे
तो राइट हैंड का जो 4 फिंगर है हम लोग ए में रखते हैं इस तरह से कि बेंड करेंगे तो बी की तरफ इशारा करें, बी की तरफ, तो ये जो थंब का डायरेक्शन हो जाएगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को दिखाने के लिए किस तरह से यूज़ करें, तो थोड़ा सा एक मैटर बनता है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको समझना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रखना चाहते हैं, सिंपली अगर हमने डीबी की बात करा, अभी हमने बात करा यहाँ पे डीबी की, इसको वेक्टर फॉर्म में रखते हैं तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो हमारा कांस्टेंट है वो आ जाएगा। उसके बाद आता है उसके डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हमें आइडियल, चूंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आइडियल साइन थीटा है, तो हमने क्या करा, इसको आइडियल करा और उसके बाद हमने आर कैप से मल्टीप्लाई करा अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप का मतलब होता है कि आप इस डायरेक्शन को बता रहे हो, अगर आप आर कैप लगा रहे हो तो आर कैप का मतलब सिंपली डायरेक्शन होता है, सिंपली डायरेक्शन होता है। इसका मतलब है कि हमें आइडियल पर 4 फिंगर रखना इस तरह से कि आर की तरफ वो बेंड हो, इस तरह से हो, तो ये जो थंब है हमारा इनवर्ड की तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो होगा वो इनवर्ड होगा और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग क्रॉस से भी डिनोट करते हैं। तो ये आइडियल आर कैप अपॉन आर स्क्वायर हो गया। और अगर इसमें हमें पूरे इंटायर का निकालना है तो इसमें इंटीग्रेट कर देना है, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया हमारा। कभी कभी ये वेक्टर फॉर्म को हम लोग निकाल के देखना चाहेंगे, तो इसको बच्चों, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे हमारा कंडक्टर था, थोड़ा सा इसको मैं दिखा दूँ इससे, हाँ चलो। अब ये वैल्यू अगर इसको निकालते हैं, जैसे हमने कहा कि आइडियल है, आइडियल क्रॉस आर कैप है अपॉन आर स्क्वायर है, चलो ये भी लगा दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो अब ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, तो दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोड हो जाएगा। पहले आइडियल का मोड तो आइडियल कर देंगे, और आर का मोड की बात करेंगे यूनिट वेक्टर तो 1 हो जाएगा। उसके बाद दोनों के बीच का एंगल होता है साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा होता है, तो उस एंगल का साइन लग जाता है वेक्टर प्रोडक्ट में। तो जैसे हमने कहा कि ए क्रॉस बी अगर करोगे तो ये ए बी साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर एन कैप लगता है, यूनिट वेक्टर एन कैप लगता है। अगर हम यहाँ पे एन कैप लगा दिया और अपॉन आर स्क्वायर कर दिया, तो अगर हम इसको कुछ इस तरह से भी दिखाना चाहें कि इसका वैल्यू इतना होगा, इतना होगा, लेकिन जब इसमें हम मोड लगा देंगे, जब इसमें मोड लगा देंगे तो इधर भी मोड लग जाएगा, और जब इधर मोड लग जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, और मोड का मतलब होता है एन कैप का वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर ये आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी डीबी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। इसका मतलब है कि वेक्टर फॉर्म में इसको हम ऐसा रख सकते हैं, चूँकि इसको फाइनली अगर हम कन्वर्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करते हैं, तो फाइनली हमको वही वैल्यू मिल जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से वेक्टर फॉर्म में रख सकते हैं। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सवार्ट्स लॉ। ज़्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं है, आप इसको आराम से मेरे साथ आप नोट्स बना सकते हो। तो आपको वेक्टर फॉर्म मिल गया। अब हम लोग इसको आगे कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड क्या करते हैं, हैंस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंटायर कंडक्टर की अगर बात करेंगे, तो अगर हमने सिंपली डीबी लिया है, सिंपली डीबी लिया है, और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा लिया है अपॉन आर स्क्वायर, तो इसमें हम लोग ऐसे लगा देंगे। या अगर वेक्टर फॉर्म में रखा है तो कोई मैटर नहीं है, उसको भी आप ऐसे रख सकते हो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, चूँकि ये कांस्टेंट है, वैसे भी इंटीग्रेंड के बाहर ही हो जाता है वो, उसको अगर बाहर कर दें तो बाहर भी रख सकते हो। ये आइडियल हो जाएगा, ऑन क्रॉस आर कैप कर दो अपॉन आर स्क्वायर कर दो, तो ये आपको दोनों वेक्टर फॉर्म हो गया। कभी कभी यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब भी किया जाता है।
तो ये आर स्क्वायर के जगह अगर आर क्यूब कर देगा तो ये वैल्यू कैसे होता है, किस तरह का होता है, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको बाहर में बता देता हूँ। जैसे आर अगर क्यूब है, ये आर अगर यूनिट वेक्टर, तो हम लोग वेक्टर आर को मोड लगा करके उसी के वेक्टर आर को उसी के मॉडुलस से इसको डिवाइड किया जाता है। यानी किसी भी वेक्टर को उसी के मोड से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो दिस बिकम्स वेक्टर आर अपॉन, और आर वेक्टर पे मोड लगता है तो सिंपली ये आर हो जाता है। तो अगर ये वैल्यू आर कैप की जगह अगर हम ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमें हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल। अब यूनिट वेक्टर आर की जगह हमने क्या कर दिया, क्रॉस वेक्टर आर कर दिया, एंड अपॉन यहाँ पे आर कैप के जगह क्या है, वेक्टर आर अपॉन आर है। ये जो इसके नीचे आर है, इस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आर क्यूब हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपका वेक्टर फॉर्म उस तरह से दिया हुआ रहे, तो आपको दोनों चीज़ जानना है। तो इट मे हैपन कि अगर वेक्टर फॉर्म की बात करेगा तो आप चाहे तो इस फॉर्म में रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, या अगर इस फॉर्म में नहीं रखना है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये आइडियल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। आप ऐसे भी रख सकते हो, दोनों में से कोई भी फॉर्म आप कहो, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा बायट-सवार्ट्स लॉ का। तो दिस इज अबाउट बायट-सवार्ट्स लॉ। आप हमारे साथ जब भी बैठे, पेन एंड पेपर लेके बैठे, मेरा क्लास बहुत बड़ी लेंथ का नहीं होता है, बहुत शॉर्ट लेंथ का होता है, और बहुत कम समय में आप इसका नोट्स भी बना सकते हो। अगर आप चाहें कि बेहतर तरीके से लिखे तो आप उसको पॉज कर लो, पॉज करके आराम से लिखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।